अस्सलाम वालेकुम। तो जिसका था इंतज़ार वो शाहकार आ गया। बहुत ही हसीन और रोमांटिक स्पेशल तरीन एपिसोड लेकर मैं आ चुकी हूँ। टनटना नावल रूह अदा बाय असमर मिर्ज़ा एपिसोड 37। तो आपके सब्र को मज़ीद नहीं आजमाते और जल्दी से लेकर चलती हूँ आपको एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। फंक्शन का हेड ऑफिस से एंड हुआ। सब लोग पहले दुकान विला ही आए थे क्योंकि मानिया मामा से मिलना चाहती थी, पर इसे भी मिकाइल ने वही बताया जो सारिम को। तभी वो थोड़ी बेफिक्र हो गई कि मामा यकीनन अपनी दोस्तों के साथ मजे कर रही होंगी। दुकान विला में भी भरपूर सजावट थी। सब गेस्ट वगैरह तो हॉल से जा चुके थे, मगर फैमिली वालों को चाय वगैरह सर्व किए ही जाने की इजाजत मिली। सारिम ने ही फोटो शूट के लिए सबको बांध लिया था। प्रोफेशनल फोटोग्राफर था जिसने नामा और नू की काफी क्लोज और रोमांटिक पोज में पिक्चर्स ली। वो तो किस पर भी उकसाता रहा क्योंकि वहां ये आम था, मगर नामा और नू दोनों ने ये बेक वक्त मना कर दिया। हर फाइनली सबको सी ऑफ करने के बाद दुल्हा दुल्हन को भी कुछ सुकून के लम्हे मुयस्सर आए। मिकाइल और सारम भी दोनों को थका महसूस करे जाने की इजाजत दे चुके थे, जबकि मानिया, माइल, हिरत साहब और फिरोज साहब भी वापस रवाना हो गए। ध्यान से नू ने डोर ओपन करते नामा के लिए कमरे में जाने का रास्ता छोड़ा तो वो थके थके अंदाज में अंदर दाखिल हुई। पूरा रूम सजा था जिसे देखते नामा को और घुटन सी महसूस हुई, जबकि नू ने ये कमरा कल के लिए सजवाया था क्योंकि आज तो वो नामा को सरप्राइज गोल्डन नाइट गिफ्ट करने वाला था। बैठो थक गई होगी, उसका हाथ पकड़े मैट्रेस की पायती की जानिब लाकर बिठाए। नामा का ताज और जोड़े पर अटका दुपट्टा उतार कर दूसरी तरफ रखे नामा को कुछ कंफर्टेबल करने लगा। नामा ने सर उठाकर नू को देखा। दोनों ही काफी थकी लग रहे थे, पर नू की फिक्र और नरमी पर वो हर घबराहट और घुटन से कदरे निकल आई। लेकिन आज वो इतना हैंडसम लग रहा था कि नामा के वैसे ही पसीने छूट रहे थे। दर हकीकत गुर्बत के मतवक्का लम्हे थे जो नामा के इर्द गिर्द नादीदा हरारत हायल करने का मौजब बन रहे थे। टेरेस का डोर खोल दें, मेरा दम घुट रहा है नू अभी भी। नामा ने हिचकिचाते हुए नू के चेहरे की तरफ देखते आहिस्ता सी सरगोशी में दरख्वास्त की, जिस पर बिना खफा हुए या इरिटेट होने का तासुर दिए नू ने बिल्कुल किसी पपेट की तरह हुक्म की तामील करते पहले अपना ब्लेजर उतार कर मैट्रेस बेडशीट पर रखा। फिर वो बो टाई खींच कर निकालता टेरेस का ग्लास डोर खोलकर पर्दे भी हटा गया क्योंकि बाहर एक बार फिर सर्द हवा चल रही थी और बादल चमक रहे थे। तुम चेंज कर लो, मैं भी घुटन कम हो जाए। वे तुम्हारे पैर, वो कहते कहते रुका, जबकि नामा ने अपना भारी वॉल्यूम वाला ड्रेस नू के पैर कहते ही उठाया क्योंकि नो उसके कदमों में बैठा बहुत ध्यान से टांगों तक इस हील्स की गई स्प्रिंग स्ट्रिप खोल रहा था। नामा ने दोनों हाथ मैट्रेस पर जमाते जरा पीछे को बेंड होते गर्दन इर्द गिर्द घुमाते गहरा सांस भरा। नू ने सर उठाते नामा को देखा तो अंगड़ाई लेती इस हसीना ने ये करके नू पर अजीब सा जुनून सवार किया, जिसे वो अपना निचला होंठ दान तले देखकर अपनी नजर नामा पर से हटा गया। और ये नामा ना देख सकी कि इस लड़की की कंगड़ाई ने नू के अंदर तलब व तशनगी की जंग छेड़ दी है, सर तक पैर प्यास से लबरेज कर दिया है। ये हील्स तुम्हारे पैरों पर निशान क्यों छोड़ जाती हैं? मुझे तकलीफ होती है नामा। नू ने उसके पैर से हील उतारते वहां बने हील्स के पंजे का निशान देखते पर हमी से पूछा तो नामा फौरन सीधी होकर बैठी, उसके पैर को हाथों की नरमी से प्रेस कर रहा था और नामा के पूरे वजूद में सुकून सा गर्दिश करने लगा। पैर कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट हैं, तभी ये निशान दर्द नहीं देते मुझे, कुछ देर में चले भी जाते हैं, तो तकलीफ महसूस मत करें। यहाँ है मेरे कदमों में, आज तो मत बैठे नू। वो अब भी डर रही थी। नू ने उसके पैर को छुआ ही ऐसे कि नामा का दिल दब रहा था, जबकि नू की हिजल आंखों का शिकवा बदस्तूर कायम था। दूसरी हील उतारने दो नामा। वह नजरें चुराता दूसरी हील भी नामा के पैर से अलग करे साइड रखे उसके दोनों पैरों को हाथों से दबाने के बीच नामा को देख रहा था, जिसकी नू की सवालिया नजरों से जान निकल रही थी, जैसे वो पूछ रहा हो तुम्हारी थकन उतार दूं, बस एक इशारा करो मेरी रूह। मैं इनको किस कर सकता हूँ?
नामा ने उसकी नजरों की ताब ना लाते सवाल पर घबरा कर नफी में सर हिलाया और जल्दी से पैर नूक के हाथ से छुड़वाती उसके हाथों को पकड़े से उठने का इशारा करने लगी। तभी वो उठकर खड़ा हुआ, फिर नामा के साथ ही बैठा। वो रूह उसकी तरफ मोड़े उसके हाथों को मजबूती से पकड़े। रूह की नाराजगी पर अफसुर्दा होती गई। आप मुझे किस कर सकते हैं, मेरे पैरों को नहीं। वो बहुत मुश्किल से नूह के गाल से हाथ जोड़े ये मुश्किल तरीन इजाजत दे पाई। मुझे नहीं करनी तुम्हें। नूह ने उसका हाथ हटाया, वो नाराज था। ओके, मैं कर लूंगी। वो उसका हाथ पकड़ कर इसे अपने होंठों तक लाए चूमती से मनाने की कोशिश करने लगी। मान तो वो नामा के इतने से लफ्ज पर गया था, पर शो किया कि अब तक खफा है। तो सब बहुत खूबसूरत था। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी शादी ऐसे होगी। मेरी तरफ देखे, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आपका साथ मिला। वो लाड करती से किसी तरह पैरों की याद बुलाने पर लगी थी, पर वो नुअदा तूफान ही क्या जो अपनी ख्वाहिश से पीछे हटे। तुम जितना मर्जी मुझे मना लो, मैं तुम्हारे पैरों को किस करके रहूंगा, ये बात सुन लो। रूह ने उसकी कोशिश सिरे से नाकाम की और उसकी गर्दन में हाथ लपेटे नामा को अपने चेहरे के करीब करते धमकी दी। वो और उदास हुई। मैं भी नामा हूँ, आपसे ज्यादा जिद्दी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा आज। वो भी जरा रौब से बोली। ऐसा वैसा बहुत कुछ होगा आज। और सिर्फ नामा नहीं, नामा अदा दुगान हो बीवी। अपनी वैल्यू और अपने मुकाम को समझो। नामा ने सहम कर इन आंखों की बढ़ती नाराजगी पर जल्दी से उसके गले लगते बात ही समेट दी। ऊपर से नामा के वजूद से उठती खुशबू तक खुद सुपुर्दगी का ऐलान करती नू के ख्वासों पर छाती जा रही थी। मैं समझती हूँ, मुझे कंफर्टेबल तो होने दें, फिर कर लीजिएगा जिद। मुझे थैंक यू तो कहने दें, जो कुछ आपने कल से अब तक मेरे लिए किया। वैसे बाजुओं में भरपूर बेच कर नामा की खुशबू इनहेल करता इसे पकड़कर दूर कर गया। तुम्हें क्या लगता है मुझे थैंक यू चाहिए? तुम्हारा, मुझे तुम चाहिए हो आज पूरी, सुन रही हो? और ये क्या कंफर्टेबल? हाँ, अभी तक हमारा साथ तुम्हें कंफर्टेबल नहीं कर सका, बोलो। वो जानबूझकर इसे सता रहा था। इसने नूह को पैरों को चूमने से मना करे बुरा हर्ट कर दिया था। कर रहा है आपका साथ कंफर्टेबल, प्लीज गुस्सा तो मत करें। लग रहा है अभी अपने हक के लिए चीखने लगेंगे। वो हंसी हुई। तो दे दो ना मेरा हक, नहीं चीखूंगा। उसकी नम आंखें हरगिज आज ना देखने वाला था, ना बर्दाश्त करने वाला था। तभी आंखों से ही अखियन की बाढ़ में अटके भीगेपन को घोटने का इशारा किया। दे तो रही हूँ, आपके पास राजी बैठी हूँ। उसके रुखसारों से हथेलियों को लगाए खारे से लहजे में मिनमिनाई तो नू को इस पर बेशुमार प्यार आया। हाँ, चैलेंज कर लो, चेंज कर लो। मुझसे पहले इस थकन के सबब कहीं नींद ना उड़ा ले जाए तुम्हें। उतारो ये ड्रेस, कुछ सिंपल और कम्फी पहनो। उसके हाथ हटाए उठा तो नामा भी नू को नाराज कर बैठने के डर में उठी और नू की बाजू पकड़े रोक कर अपनी तरफ खींचा। इससे पहले वो पैर गाउन में फंसने पर गिरती, नू उसकी कमर में हाथ डाले बर वक्त संभाल गया। उफ, नू के हाथ परफेक्ट तरीके से नामा के वजूद को पकड़ में लेते, जैसे ये जिस्म अंग अंग से बना ही नू के मजबूत और पुरकशिश हाथों के लिए था। वो हर बनावट में जानलेवा थे। आई एम सॉरी। फिर से आंखें भीगने लगी, पर नू ने सारी नाराजगी तर्क करते नामा की दोनों आंखें बारी बारी पूरी शिद्दत से चूमी कि इनसे निकलती नमी नामा की गालों को जलाने के बजाय नू की जुबान तक गुली। कल सुबह तक अगर तुम्हारी आंखों में नमी आई, नामा, तो मैं खुद को बहुत बुरी तकलीफ दूंगा। ओके, प्रॉमिस मी। मुझे आज अपने और तुम्हारे बीच कोई उदासी या दर्द नहीं चाहिए। तो मेरी ऑफिशियल बीवी बन गई हो, ये सोच कर तो तुम्हारे चेहरे की गुलाल मदम नहीं होने चाहिए। और तुम यहाँ घुट रही हो। क्यों बीवी, इतना बुरा हूं मैं? वैसे जज्बाती तौर पर खुद से करीब खींच रहा था, जबकि नामा ने सारे आंसुओं को सच में घोट लिया। नहीं, आप बुरे नहीं हैं, ऐसे मत कहें। आई प्रॉमिस आपको ना परेशान करूंगी, ना इरिटेट। ये आंखें बहुत बदतमीज हैं, खुद ही जज्ब से भीगने लगती हैं। वो फिर से उसके सीने में छुपी। आवाज से लग रहा था प्रॉमिस करते ही प्रॉमिस तोड़ दिया है। हे, डोंट डू दिस। टेल मी, मेरी नाराजगी वो भी ड्रामाई इतनी दर्दनाक है तुम्हारे लिए? वो इसे जबरदस्ती सामने लाया तो नामा से बोला ना जा सका। बस वो सर हिला गई। बहुत ज्यादा, अब सोच भी नहीं सकते। वो नजरें सी झुकाने लगी, पर नूह ने उसकी थोड़ी पकड़े चेहरा ऊपर करते ऐसा करने से फौरी रोका। नजरें दीवानगी से नामा के होंठों पर जमाई, फिर अपनी तलब को खुद में घोट गया। मैं राजी हूँ तुमसे, नाउ स्माइल।
ड्रेस उतारने में मदद करूं? चेंज भी करवा सकता हूँ। वो उसका हाथ पकड़े ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा तो नामा के गाल दहक से गए। उन्होंने उसके लिए ब्लैक गरम स्टफ का प्लाजो निकाला, साथ एक टैंक टॉप और उसके ऊपर लूज सी जर्सी, और तीनों को ड्रेसिंग रूम के क्लॉथ होल्डर के साथ हैंग करता वो नामा की तरफ आया जो दुल्हन बनी उसके सारे होश यहीं सल्ब कर रही थी। बस इसकी हुक और ये बटन्स खोल दे, बाकी मैं कर लेती हूँ, नामा ने शर्म और बेबसी से कहा, जिस पर वो चलता हुआ नामा के आंखों में रुका। और जब नजर नामा की पिछली गर्दन पर गई तो दम सा निकलने लगा कि नू की बहुत बड़ी कमजोरी थी। तभी वो बेख्तियार उसकी गर्दन पर झुककर अपने होठों की शदीद शिद्दत बख्शता एकदम पीछे हटा तो नामा का चेहरा फर्शी मिरर में देखते मुस्कुराया, जो खुद भी बेहुद सा मुस्कुराती नजर आई दर्द के बावजूद। मेरी हार्ट बीट आज नॉर्मल नहीं है नामा, तो कुछ अब नॉर्मल कर गुजरूं, बर्दाश्त कर लेना। तुम्हारी ये गर्दन की खुशबू मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी आज, मेरी हसीन बीवी। ऊपर से तुमने जिस्म पर एक बाल नहीं छोड़ा, ये कैसे जुल्म ढा रही हो मुझ पर। नामा की गर्दन, उसकी कमर, जैसे जैसे वो हुक के बाद पिछले बटन खोल रहा था, नामा की बरहना कमर की गहराइयां नू का दिमाग खराब कर रही थी। इस आदमी का सांस फूलता देखे वो खुद ही पलट कर रूबरू हो गई। ऑफिस से ज्यादा वो नू पर जुल्म कैसे ढा देती। और ये चेहरा, ये आंखें, ये शराबी सी वाइब्स देते तुम्हारे होंठ के इससे पहले वो मजीद बोलता, नामा ने जल्दी से उसके होंठों पर हाथ की उंगलियां जमा दी। ठीक है, नहीं बोल रहा, चेंज करो और बाहर आओ। नामा की आंखों में उतरी रहम की तलब खोजे उसके हाथों की टिप्स बेखुदी से चूमता वहां से सारी बेखुदी समेटे गया तो नामा गहरा सांस खींचे खुद को कंपोज किया। आपके यूं संभल कर चले जाने पर कुर्बान जाऊं अदा, ऐसी अदाओं से आप आज मुझे मार डालेंगे। नामा ने अपने ड्रेस को चेंज किए, वही कपड़े पहने जो नू उसके लिए हैंग करके गया, जबकि खुद नू ने टेरेस के खुले दरवाजे से बाहर कदम रखते अपनी शर्ट के 2 बटन यूं नोच कर खोले जैसे उसका सांस बंद हो रहा हो। जबकि मौसम ने तो नू से बरसने के मामले में कोई शर्त लगा रखी थी। नू किसी से फोन पर मुखातिब था। ठीक है, मैं 10 मिनट तक निकलता हूँ, तुम इंजेक्शन दो उन्हें, फीवर भी है तो इंजेक्शन की डोज आधी कर लेना। नू यहाँ अपने गार्ड को ही कॉल मिलाने आया था कि वो उसे नामा के सामने कॉल करे कि हॉस्पिटल कोई इमरजेंसी है, और इससे पहले ही नादिर साहब की कुछ बिगड़ती तबीयत की कॉल आ गई। बस किसी तरह नू को नामा को लिए निकलना था ताकि अपने प्लान पर अमल दरामद कर सके। नू थोड़ा फिक्रमंद था। वो कुछ देर वहीं खड़ा मौसम की ज्यादा से ज्यादा खराबी का अंदाजा लगा रहा था। नामा ने चेंज किया और इसी नर्वसनेस के संग रूम की हदूद में पैर रखा तो नू को वहां ना देखे वो आगे चली आई, जहां वो टेरेस की हिफाजती दीवार से लगा खड़ा था। नामा रूम और टेरेस की बाड़ में रुककर नू को देखने लगी। उसे पुकारने की रत्ती बराबर हिम्मत ना थी कि डर था जहां से इसने नू को रोका है वो यहीं से दोबारा बात का आगाज ना करे। 2-3 मिनट नामा अपने अंदर नू को पुकारने का हौसला जमा करती रही, फिर हल्को तर करते हिम्मत पकड़ी ही कि वो खुद ही बेध्यानी में दीवार पर से हाथ हटाता। पलटा तो नामा को देखते रूह तक में गुदगुदाती लहर उतरी। वो मैं नामा ने इन गहरी नजरों की हिद्दत के आगे बोलने की कोशिश की मगर बुरी तरह हकला गई। हाँ, तुम औरतों का वस्ल की शब क्या हाल हो जाता है, सारी खुद एतमादी हवा। पर मैंने नामा सुल्तान को थोड़ा यूनिक समझा था। नामा ने जल्दी से गाल फैलाकर नू को आंखें दिखाई। मैं नहीं बोल रही। वो रूठकर कमरे के बस तक ही जा सकी जब नू ने इसे अपने आप में कैद करते रोका। नामा के दिल में हकीकी गुदगुदाहट होती जब वो इसे यूं छूता या हिसार में बढ़ता। हॉस्पिटल से कॉल आई है, उसी पेशेंट की तबीयत थोड़ी डाउन है, तो क्या तुम मुझे वलियाम हॉस्पिटल ड्रॉप कर दोगी। नामा ने यकदम ही बिना पलटे बस गर्दन पीछे घुमाई। क्या वो वाकई हॉस्पिटल चला जाएगा। ये सोचते नामा के चेहरे के सारे मुरझाते रंग नू ने एक एक करके महसूस किए। तो फिर कुछ भी नहीं होगा, वो डरा डरा ही सरगोशी में बोली। मतलब, वो जानबूझकर अनजान बना। नामा ने नफे में गर्दन घुमाते नू की अपने तरफ हायल बाजुओं को खोलते खुद को आजाद किया और अपनी ब्लैक हील्स निकाल कर वो पहनने को काउच पर बैठी तो नू उसके सर पर आ खड़ा हुआ। मुझे बहुत नींद आ रही है, आपको हॉस्पिटल ड्रॉप करें, मैं पार्किंग से ही वापस आ जाऊंगी, आप देखते रहिएगा अपने पेशेंट्स, मुझे सोना है वापस आकर। नामा ने हील्स भी बहुत वहशी तरीके से पहनी
اور اس کی سٹرپس بھی کچھ زیادہ کھینچی، جبکہ اس کے موڈ سے بھی لگ رہا تھا وہ خفا ہے۔ نو کے دل تک عجیب کمینی سی ٹھنڈک اتری۔ میرے بغیر سو جاؤ گی؟ نو اس کے سامنے ہی ٹیبل پر ٹک کر ناما کو دیکھتے بولا، جس نے ہیلز پہننے کے بعد سامنے بیٹھے نو کو سرسری سے دیکھتے منہ پھیرا تو نو نے آگے جھکتے ناما کے پھولے گال کو چوما بہت شدت کے ساتھ۔ ناما کو لگا اتنے سے پہ ہی دل کی دھڑکنیں سینے سے لپٹ سی گئی ہوں۔ بس 1 گھنٹے کے لیے رکنا ہے، ان کی کنڈیشن سٹیبل ہوتے ہی واپس نکل آئیں گے۔ تم 1 گھنٹہ میرے روم میں ریسٹ کر لینا، میری یہ رات صرف تمہاری ہے ناما، سن رہی ہو؟ ناما نے اس کی گردن کی طرف سرکتے ہی ہار مانی اور نو کو شانوں سے ہولڈ کرے خود سے ذرا دور کیا، مجھ سمیت۔ وہ مزید بولتا، اس کے دونوں ہاتھ پکڑتا، ناما کی کمر کے پیچھے لاک کرتا، اس کے ساتھ ہی اٹھا، پر وہ نو میں پوری طرح قید، تعصب اور متانت بری نگاہوں سے نجات چاہ رہی تھی۔ ایک اور چیز، آج پوری رات ایسی رحم مانگتی نظروں سے دیکھنا منع ہے، خواہ مجھے ترس آتا رہے گا اور میرا چچھورا ورژن کھل کر سامنے آنے سے ہچکچاتا رہے گا۔ یہ تو مجھے بتا چکی ہو تم کہ آج میں بھی تمہیں درکار ہوں۔ ہاسپٹل کا سن کر کیسے جل سلگ گئی تم؟ ناما نے نظریں پھیری، وہ بندہ اسے شرمندہ کر رہا تھا، سارے راز اور چوریاں پکڑ کر پریشان کر رہا تھا۔ ہاں مجھے شیئرنگ پسند ہے، پر آپ کے معاملے میں آج سے ہرگز قبول نہیں۔ وہ بھی بنا خوف کیا بیٹھی۔ نو کو بے خود سا پیار آیا، کیونکہ میں جان ہوں تمہاری۔ نو کا ہاتھ بار بار ناما کی گردن کی ملائمت اور دلکشی پر جا ٹھہرتا، پھر اس کے بعد بے قابو ہونے کی کوشش کرتا۔ اس کے لیے کل کا ویٹ کریں، لیٹر پڑھنے تک۔ اب چلیں ہاسپٹل۔ وہ یہ تنہائی، یہ فسوخیز غربت اب سمیٹنے کے در پر تھی۔ چلتے ہیں، رات کے لیے کچھ چاہیے تمہیں؟ نو نے اس کے کان کی طرف جھکتے اشارتاً جو پوچھا۔ ناما کا ہاتھ خود بخود نو کے سینے پر مٹھی کی صورت کسا۔ آپ، وہ اس کی گال سے گال مس کرتی کہہ کر بنا آنکھیں ملائے اپنا فون اور گاڑی کی چابی لیے نکلی، اور نو نے اس کے جاتے سراپے کو گم ہونے تک دیکھا، پھر خود بھی بلیک پینٹ اور بلیک ہی شرٹ پہننے کو ڈریسنگ روم گھسا۔ 2-3 منٹ میں محترم واپس دہکتے ہولیے میں لوٹے اور اپنا فون اٹھا کر خود بھی باہر نکل لیے۔ کیا بنا رہے ہو مسٹر رمائل؟ وہ تو دونوں بڈھوں کو سونے بیچ کر روم میں جاتا جاتا بھوک سے فیل ہونے پر کچن میں آ کر کچھ جٹپٹ بنانے رکا تھا۔ مانیا کی محمور سی پکار پر بنا اسے دیکھے ہی ویجز کٹ کرتا شوخ مسکرایا۔ بھوک لگ رہی ڈارلنگ؟ سوچا کچھ پیٹ پوجا۔ ویجز کٹ کرتے ہی جب امائل نے گردن گھمائی تو ہاتھ کے ساتھ زبان بھی رکی، کیونکہ مانیا اس کی شرٹ پہنے ٹانگوں کا دیدار کرواتی دروازے میں کھڑی بہکانے کے پورے ہتھیاروں سمیت کھڑی مسکرا رہی تھی۔ بھوک ایک دم ناقابل برداشت ہو گئی۔ بے شرم لڑکی، گھر میں 2 حیادار ہینڈسم بڈھے ہیں، یہ کس ہولیے میں گھوم رہی ہو؟ اول جملہ بے ہودی سے ادا کرے، ساتھ ہی وہ اسے گھیر کر اپنے سینے لگاتا، اپنی جیکٹ میں جیسے چھپا گیا۔ وہ اس کی کمر کی طرف ہاتھ گھساتی، اس کو خود میں بیچ کر شرارت سے ہنسی۔ ایک حیادار ہینڈسم جوان بھی تو ہے جس کی شرم کا قتل کرنے کے لیے ایسی بنی گھوم رہی ہوں۔ ویسے بھی وہ 2 بہت سمجھدار ہیں، جانتے ہیں نئے بیاہے کپل کے ساتھ رہتے ہیں تو رات کو اپنے کمروں سے نکلنا سیف نہیں، کوئی بھی بے باک منظر سامنے آ سکتا ہے۔ میں نے اپنی ٹانگوں پر اتنی محنت کروائی ہے، کیا اب تمہیں دیدار بھی نہ کرواؤں ٹھیک سے مسٹر؟ وہ اس وقت بہکی، تھوڑی مستی سے بری معصومیت سے بولتی۔ امائل کی بھوک کی شدت کسی اور طرز کی بڑھا چکی تھی، اوپر سے امائل کا اسے چھپانے کا انداز سب سے جان لیوا۔ روم میں چلو، کمفرٹیبل ہو کر دیدار کروں گا، کچھ کھاؤ گی؟ اس کے موڈ کو غنیمت جانے مزید مانیا کا حوصلہ بڑھا گیا۔ تم کیا بنا رہے ہو؟ میری ہیلپ چاہیے؟ اس کی بہکی بہکی آنکھوں سے شرم سا کھاتی مسکرائی۔ ایسی حالت میں ہیلپ کرو گی تو چولہے سے آگ نکل کر مجھے لگ جائے گی۔ امائل نے بے بسی سے اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑے ریکویسٹ سی کی۔ اللہ نہ کرے، بک بک نہ کیا کرو، ہٹو۔ ویسے خود سے دور کرتی فوراً سے امائل کی جیکٹ اتار کر خود پہنتی، شرٹ سے زیادہ اس میں جب چھپی تو امائل نے ہنستے ہوئے جیکٹ کی زپ بند کی تو وہ مکمل کور ہوتی بھی شرمگی سا ہنس پڑی۔ تمہاری یہ شوخیاں میری جان ہے مانیا، آ جاؤ مل کر کوکنگ کرتے ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں ابھی میرے دیدار والے ارمان بھی تمہاری شرم نے ادھورے کر دینے ہیں۔ ذرا میرے بہکنے کی دیر ہے، تمہاری سانس اکھڑ جائے گی، لیکن تمہارا یہ کانفیڈنس دیکھ کر لگ رہا ہے جلد تم میری ہونے والی ہو۔ اس کی ماتھے کو چومتا بے حد محبت سے اعترافات کرے مانیا کی روح تک کو پرسکون کر گیا۔ یہ سچ تھا، مانیا کی ہمت بس اس شوخی تک ہی تھی،
وہ امائل کی قربت کے لیے بھی تیار نہ تھی، پر وہ چھوٹے چھوٹے بے باک لمحے دل کھول کر جینا چاہتی تھی۔ اسے امائل سے عشق ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کر نہیں پاتی تھی، پر چاہتی تھی اس کے لیے بہت کچھ کرے، اس کا سکون بنے، اسے اپنے وجود کی راحت دے۔ تم بہت الگ سے آدمی ہو، شرمانے والا آدمی میں نے پوری زندگی نہیں دیکھا۔ تمہاری یہ حیا میرا حوصلہ بڑھاتی ہے کہ میں ایک مزید قدم تمہاری طرف بڑھاؤں۔ میں تمہاری ہوں، سر سے پیر تک۔ یہ راحت صرف تمہیں ملے گی، یہ سکون بس تمہاری ملکیت ہے مائل۔ وہ مانیہ کی جذبۂ اعتراف پر اپنے دل کے جذبات بیان کرنے سے قاصر تھا کہ ایک محبت برا لمس اس لڑکی کی اسیر کر دیتی مسکراہٹ کے نام کرے بات سمیٹ گیا۔ مجھے اس پر رشک ہے کہ اس سکون کا جہاں میرا ہے، آ جاؤ۔ وہ اسے ساتھ لیے کچن کاؤنٹر تک آیا اور دونوں نے ایک دوسرے کو چھیڑتے، شرم دلاتے، مسکراہٹ بخشتے مزیدار قسم کے ویج اینڈ چکن سٹفنگ چیز سینڈوچ بنائے۔ اس کی لک بہت کریمی اور یمی تھی۔ ٹیسٹ کرو۔ امائل نے سینڈوچ کا منی سا پیس خود کٹ کرے فورک سے لگاتے مانیہ کے ہونٹوں تک لایا، جسے منہ میں لے کر چباتی وہ اس کے مزے میں گم سا مسکرائی۔ بہت ہی کریمی اور سافٹ تھے، اور سپائس اور نمک بھی بہت مناسب۔ یمی، وہ بائٹ نکلتے ہی چہکی۔ تم سے کم۔ امائل نے اس کی گال کو رغبت سے چومتے خود بھی بائٹ لی، جبکہ ساتھ امائل نے دونوں کے لیے کریمی کافی بھی بنائی۔ یہ لیٹ نائٹ کریمنگ ڈنر بہت مزے کا تھا، کیونکہ دونوں کا ساتھ اس کو حسین کر چکا تھا۔ دونوں نے کچن بھی ساتھ سمیٹا۔ مانیہ کو اس نے دونوں پلیٹس دھونی سکھائیں کہ اس کی گردن پر ہونٹوں سے لمس بکھرتا، ہاتھوں سے ہاتھوں اور بازوؤں پر بہکے انداز میں سے چھوتا رہا، اور دونوں پلیٹس اسی مستی میں دھل گئیں۔ دونوں ساتھ روم میں آئے تو مانیہ نے امائل کی جیکٹ کی زپ کھول کر جیکٹ ایک طرف رکھتے امائل کی طرف قدم بڑھائے تو وہ ہاتھ اس کی طرف پھیلائے اسے پکڑ کر کھینچتا اپنے سینے سے لگا گیا۔ دونوں کے ایک دوسرے کے حد و حال بہکانے لگے تو کچھ دیر بہکنے کی کوشش کرتے ہی مانیہ نے اسے روکا۔ جا کر کچھ گرم پہنو اور فل، تبھی پاس سلاؤں گا۔ میں تمہاری ٹانگیں پھر کبھی دیکھ لوں گا۔ ابھی میرا حوصلہ ذرا قلیل ہے، میری ڈارلنگ میرا صبر نہیں آزمائے گی نا؟ اس کی اداؤں پر ایک بار پھر لٹ گئی۔ ایسے جان بھی مانگ سکتے ہو، انکار نہیں ہوگا۔ پہن رہی ہوں، حوصلہ کرو بابا کے بیبی۔ اس کے بازوؤں سے جاتی جان بوجھ کر چھیڑ کر گئی، جس پر مائل ہنس دیا۔ مانیہ نے واش روم میں جا کر جیسے شرٹ اتار کر بازو باہر نکال کر لہرائی، امائل کا چہرہ دھواں چھوڑ گیا، اور اس سے پہلے وہ اس کی طرف بڑھتا وہ کھل کھلا کر ڈور لاک کر گئی۔ تمہاری ڈارلنگ بہت خراب ہو گئی ہے۔ وہ خود کے لیے ایک کمفی سا پجامہ اور اس کی گرم سٹف والی شرٹ نکالتے بولی تو مائل نے مسکرا کر بیڈ کے کنارے پہنچتے اپنا فون چارج لگایا، جبکہ خود وہ تھک ہار کر بیڈ پر گرا۔ آج صبح سے بھاگ دوڑ نے اسے بھی تھکا مارا تھا۔ مانیہ نے چینج کیا اور روم میں آتی وہ ڈریسنگ کے سامنے رک کر بال سمیٹ کر باندھے بیڈ کے پاس آئی تو مائل نے جلدی سے دوسری طرف کھسکتے مانیہ کے لیے جگہ بنانے کے ساتھ اپنی بازو بھی اس کے سر کے لیے پھیلائی۔ اسے مائل کی تھکن کے باوجود ایسی قربانی پر پیار آیا، ورنہ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا دوسری سائڈ آ جاؤ، پر اس نے اپنا تکیہ اور جگہ چھوڑ دی۔ مانیہ پاس بیٹھی اور اپنا سر مائل کی بازو پر رکھتے اس کی طرف ہو کر آنکھیں اس حسین شخص کی ہم رنگ آنکھوں سے ملا گئی۔ امائل نے اس کی شرٹ کو بازو پیچھے کرتے اس کی کلائی کو چومتے بازو کو بھی کئی کسز کی۔ میری سافٹو، وہ رینسی میں بڑبڑایا تو مانیہ نے اس پر جھکے اس کی گال سے لب جوڑتے اپنا سر اچھے سے امائل کے سینے پر رکھے بازو اطراف بغل سے نیچے گزارتے اس کے کندھے سے ہاتھ لپیٹا۔ میرا شرمو، وہ کہتی خود ہی ہنسی تو امائل کیسے پیچھے رہتا۔ دونوں ہی ہنستے منظروں کو آگ لگا گئے۔ سو جاؤ میری جان، بہت تھکے ہوئے ہو، صبح ملتے ہیں میری میٹھی سی جان، میرا سکون، میرا سب کچھ۔ وہ ایسے لاڈ کرے امائل کو سچ میں اپنی بری عادت ڈال رہی تھی۔ اس کے ماتھے کو چوم رہی تھی اور باخدا امائل کو زندگی میں ایسی سکون کی نیند آج تک نہ آئی تھی، جبکہ خود مانیہ کو اس کے ہونے سے ہی سرور آنے لگا کہ وہ بھی آنکھیں موند گئی۔ نادر صاحب کی طبیعت 1 گھنٹے تک سٹیبل ہو گئی تھی، پر 12 بج چکے تھے اور موسم بھی بہت خراب تھا۔ سب کچھ نو کے پلان کے مطابق تھا۔ ناما نے فوڈ میس جا کر ذرا پیٹ پوجا کر لی، پھر اس نے چائے پی، نو کے آفس بیڈ روم میں عشاء بھی ادا کی۔ اس بیچ نو بھی فری ہوا، اس نے بھی عشاء پڑھی، پھر وہ ساتھ ہی پارکنگ میں آئے۔ نو نے 2 نرسوں کو اسپیشل کل صبح تک نادر صاحب کی نگرانی پر فائز کیا تھا۔ موسم بہت خراب ہو رہا ہے نو، بارش ابھی مدھم تھی، پر تیز ہوا اور لائٹنگ کرتے آسمان سے صاف واضح تھا آج ساری رات بارش نہیں رکے گی، ہمارے ارادوں کی طرح۔ نو نے ناما کی کان میں سرگوشی کرے اس لڑکی کو اور ٹھٹھرا دیا، جبکہ خود مزے سے اپنی جگہ سنبھالی۔
नामा जल्दी से फ्रंट ड्राइविंग सीट संभाले, खुद भी बैठी। मेन रोड पर फिसलन होगी, इसलिए ये वाला रूट लो, इससे हम बाहिफाजत दुकान विला पहुंच जाएंगे। उन्होंने बहुत चालाकी से मौसम पर सारा मलबा डालते नामा को गाड़ी अपने कॉटेज वाले रास्ते पर डालने का मशवरा दिया। और नामा की सुध बुध ऐसी गुम थी कि वो इस वक्त हर हुक्म की तामील करने को तैयार थी। है नामा ने लाइट साथ तुर्किश ही म्यूजिक चला दिया ताकि कम से कम वो ड्राइविंग पर थोड़ा ध्यान दे सके, क्योंकि नू की मौजूदगी सांस बंद करने पर तुली थी। बस ये सफर हैर से कट जाए। नामा ने मौसम के नशीले और बहके तेवरों को खतरनाक ख्याल करते दिल में दुआ की। जबकि नू का हाथ नामा के घुटने से थरक सरकता थाई की तरफ गया तो नामा का ध्यान बुरी तरह बिगड़ा। ऊपर से वो हाथ से उसके थाई को दबाता मजे से दूसरे हाथ में पकड़ा फोन देख रहा था। हाथ, नामा ने आहिस्ता सी आवाज में एहतजाज किया तो नू ने फौरन गर्दन घुमाई। जबकि नामा के हाथ का इशारा समझते नू इससे पहले हाथ मजीद बेकाबू छोड़ता, नामा ने एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते दूसरे से नू का हाथ पकड़े रोका। मुझे ड्राइविंग करने दें, सब खराब करने पर तुले हैं आप। वो इसे सख्त गुस्से से डांटती, उसका हाथ उसकी हदूद में पहुंचाए फिर से ड्राइविंग पर ध्यान देने लगी। जबकि नो फोन अपने अपने दोनों गार्ड्स को रास्ते में पहुंचने का मैसेज करता मन ही मन में मुस्कुराया। आज पता चल जाएगा तुम्हें रोल्स रॉयस प्यारी है या मैं नामा। बस ये लड़की फिर से रोई तो मेरा दिल रुक जाना है। उन्होंने प्लान तो बना लिया, पर पिछली बार जब रोल्स रॉयस पर आंच आने वाली थी तब नामा का रिएक्शन सोचे वो थोड़ा परेशान हुआ। मगर वो जानता ही कब था आज नामा को उसके सिवा किसी का होश नहीं। गाड़ी मतलूबा दूसरे ट्रैक पर चढ़ चुकी थी। बारिश में तेजी आ रही थी। मौसम लम्हा बलम्हा खराब हो रहा था। लगभग 10 मिनट की ड्राइव होते ही नामा ने किसी रास्ते की ठोकर पर गाड़ी एकदम इस गीली रोड पर ब्रेक लगाए रोकी। को बिल्कुल रियल एक्टिंग करनी थी। यहाँ इतनी सुनसान जगह गाड़ी मत रोको नामा, नू ने परेशान होते इसे समझाया। पर नामा देखना चाहती थी कि कहीं कोई मासूम जानवर ना गाड़ी के आगे आ गया हो। तभी वो सीट बेल्ट खोलती कार डोर ओपन करे बाहर निकली, मगर जब सामने आकर देखा तो वहां लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा पड़ा था। नू भी डोर खोले निकला, जबकि लकड़ी का टुकड़ा नामा ने हील्स वाले पैर से रास्ते से हटाकर साइड दरख्तों के झुंड वाले रास्ते उछाला। जबकि इससे पहले वो पलटती तो आदमियों ने नू को पकड़कर गन उसकी कनपट्टी पर लगा रखी थी, जबकि दूसरे ने नामा के हाथ टार्च जला फोन झपट लिया, पर ख्याल रखा कि वो इस लड़की को टच ना करे। नामा का दिल नू की कनपट्टी पर बंदूक देखे हल्क में आया। गाड़ी की चाबी फोन सब हमारे हवाले करो। जिस गुंडे ने नू की गर्दन दबोची थी इसी से नू बराबर मुकाबला करे खुद को छुड़वाने पर लगा था। पर नू के गार्ड भी इसी की तरह तगड़े थे तो यही लग रहा था वो रियल में सब हो रहा है। नामा ने जल्दी से गाड़ी के अंदर घुसते चाबी निकालकर इस आदमी के हवाले की। इन्हें छोड़ दो, छोड़ो, सब ले लो। नामा ने डरते डरते चाबी इस आदमी की खुली हथेली में रखी। जबकि नू हैरान था वो पैनिक ना की। जबकि दूसरे ने पहले वाले को नू का फोन भी निकालने का इशारा किया। जबकि नू को इसी तरह गर्दन से दबोचता वो गार्ड डोर तक लाया। मनहूस, सच में गर्दन दबाओगे क्या मेरी? नू ने दबी से सरगोशी की तो गार्ड मास्क के पार शर्तिया मुस्कुराया था। जबकि जैसे ही एक गार्ड गाड़ी में बैठा, इसी मुस्कुराते गार्ड ने झटके से नू को नामा की तरफ धकेला और तेजी से रोल्स रॉयस में बैठते ही गाड़ी रिवर्स करे भगा ले गया। जबकि नामा ने नू को संभालते ही उसका चेहरा हाथों में बरार जो जाती रोल्स रॉयस को सुरहोती आंखों से देख रहा था। स्ट्रीट लाइट डिम सी थी, पर नू का ड्रामाई रिएक्शन नामा की जान निकाल रहा था। अब ठीक है नू, गर्दन ज्यादा दबी तो नहीं? नू तब हैरान हुआ जब अपने ठंडे हाथों से उसकी गर्दन के गिद्ध हाला सा बनाए टूटती सी आवाज में मिनमिनाई, वो तुम्हारी रोल्स रॉयस ले गए नामा। नू ने उसको शानों से पकड़े होश दिलाई, पर नामा ने नफी में गर्दन हिलाते फिर से नू का चेहरा हाथों में भरा। मेरे लिए कुछ भी कीमती नहीं रहा, आप ठीक हैं, यही काफी है नू। बारिश तेज हो रही है, हम भीग रहे हैं, हमें निकलना होगा इस जगह से। वो इस लड़की से मोहब्बत का और क्या सबूत मांगता कि नावा तो सब कुछ कुर्बान किए बैठी थी। नू ने उसके ठंड से कपकपाते वजूद पर तरस खाते मजीद ना सताया और सर हिलाए वो उसका हाथ पकड़ता रोड के किनारे मौजूद दरख्तों के साए में चलता आगे बढ़ने लगा। नामा से चलना मुश्किल था क्योंकि पैर बर्फ महसूस हुए। तभी नू ने कुछ फासले पर किसी जलती रोशनी की तरफ इशारा करते नामा के टूटते हौसले को जोड़ा। वो देखो रोशनी, लग रहा है वहां कोई हट या घर है। इस मौसम और हालत में हम मजीद आगे नहीं जा सकते, वहीं चलते हैं, क्या पता कोई मदद मिल जाए।
नू का ब्लेजर तो गाड़ी में ही छूट गया था, जबकि उसकी शर्ट और नामा की जर्सी मुकम्मल गीली होती जा रही थी। नामा ने ठंड से याख पड़ते हाथ को नू के हाथ में दबाया और सर हिलाती उसके साथ ही आगे बढ़ी। वो लोग जैसे ही दरख्तों के साए में बने इस खूबसूरत कॉटेज तक पहुंचे, नामा को सांस में सांस आता महसूस हुआ, क्योंकि उसका शेड ही ऐसा बड़ा था कि वो दो वहां आते ही बारिश से महफूज हुए। नू ने इस कॉटेज के डोर को थोड़ा जोर लगाते पुश किया तो वो खुल गया। अंदर हल्की सी रोशनी, उगलता लाल टैन मौजूद था। नू, पहले हमें गुंडों ने लूट लिया, हमारे फोन और गाड़ी हथियाकर भाग निकले, फिर हमें अचानक से इस वीराने में इतना खूबसूरत और हर जरूरत से भरा कॉटेज मिल गया, इस तूफानी सुनसान रात में। क्या आपको ये सब इत्तेफाक अजीब नहीं लग रहे? मुझे तो डर लग रहा है हम किसी की साजिश में ना फंस गए हों। नामा का जहन इन सब वाकयात को नॉर्मल समझने से कासिर था, और वो मीसना आदमी कहीं का दबा दबा मुस्कुराकर नजरें चुरा रहा था, क्योंकि सारा प्लान उसका था। नामा के साथ बहुत सा वक्त गुजारने की साजिश। उफ, साजिश इतनी खूबसूरत नहीं हो सकती। नामा, आ जाओ अंदर। बस अंदर जाने का इशारा करता मुस्कुराया, जबकि नामा को अजीब सी घबराहट ये सोच कर हुई कि जाने ये किसकी जगह है और वो लोग बिना इजाजत घुस आए। हम ये कहाँ फंस गए? नू कदम इस लकड़ी के बने कॉटेज में रखते, नामा का पूरा वजूद एक लम्हा तो ठंडक से सुन पड़ा, क्योंकि बाहर तूफान था तो अंदर नीम अंधेरा और ठंडक। जबकि नूह ने भी इर्द गिर्द हैंग हुए लालटेन को उतारकर उसकी रोशनी से जायजा लेते अपने कदम आगे बढ़ाए, जहां फाइनली एक आतिशदान नजर आ गया। और खुशकिस्मती से उसके साथ कुछ सूखी लकड़ियां, मिट्टी का तेल और मैच बॉक्स भी छोटी सी मेज पर तरतीब से रखा गया था। और नू को खुशी हुई कि दोनों गार्ड्स ने पूरे घर को लश्काकर हल्की हल्की खुशबू भी छोड़ दी है। मैं आग जलाता हूँ, तुम ये लालटेन लेकर ले जाकर देखो और क्या है यहाँ। नू ने आतिशदान की तरफ बढ़ने से पहले वो आग से रोशनी करती लालटेन नामा को पकड़ाई, जिसके हाथ बर्फ हो रहे थे। नामा ने सर हिलाते इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो उसे सामने एक बेडरूम नजर आया। नामा ने इस बिना डोर के बेडरूम में झांकते वहां रखी बैटरी देखते करीब बैठकर उसका स्विच ऑन किया, तो बेडरूम में हल्की सी सुनहरी रोशनी फैल गई। नामा ने गहरा सांस भरते साइड वाली खिड़की जाकर बंद की, जहां लगी जाली से ठंडी हवा के झोंके अंदर घुस रहे थे। कमरा छोटा सा था पर बहुत हसीन था। लग रहा था यहाँ कोई दो ही लोग रहते थे। कमरे के बाएं किनारे पर दो कुर्सियां और छोटी सी मेज थी, जबकि उसके साथ डोर था। नामा ने इसे खोला तो वो एक सादा सा वॉशरूम था, जहाँ एक छत तक जाता बड़ा सा पानी का ड्रम था। इसके साथ एक नल और अटैच शावर जुड़ा था। वॉशरूम अपने तर्ज का बेहद खूबसूरत और कम्फी था। नामा ने इस ड्रम को हाथ लगाया तो वो ठंडा था। तभी नामा की नजर इसके साथ अटैच गीजर की छोटी सी डिवाइस पर गई। गहरे सांस भरकर बचना निकलने का सोच सोच हामती वो घबराती हुई वापस कमरे में बाहर निकल आई। बहरहाल कमरा बहुत प्यारा और साफ सुथरा था। बस नामा को शक ना हो, ये मेरा प्लान था। रोल्स रॉयस, मुझे माफ कर देना, तुम्हें लुटवाने में इस बार मेरा हाथ था। उन्होंने इस आतिशदान को बड़ी आसानी से जलाया तो इसमें मेन हाल में भी आग के सबब रोशनी हो गई। बाहर तेज बरसती बारिश का शोर अंदर तक सुनाई दे रहा था। उन्होंने आग जलाते ही अपने हल्के से हाथ सेकते उठकर रूम की तरफ कदम बढ़ाया, जहां नामा वहां लगी कबर्ड खोलकर देखने वाली थी। जब नू ने इसे कब से आवाज दिए रोका। वो खोल लेती तो इसे पता चल जाता ही कॉटेज किसी और का नहीं, नू का ही है। जबकि इस वार्डरोब में उसके और नामा के लिए कुछ रात में पहनने वाले कपड़े और गर्म स्टफ भी मौजूद था। एक बहुत बड़ा डबल बेड लिहाफ भी था। फिलहाल बिस्तर पर एक फर वाला कंबल और 4 सॉफ्ट तकिए धरे थे। किसी की कबर्ड नहीं खोलते, यहाँ आ जाओ। नू के दबे दबे मुस्कुराते अंदाज में टोकने पर वो जल्दी से जबरन सा मुस्कुराती नू के पास आ रुकी। नू ने उसके ठठरते वजूद को गर्माहट देने को अपने इन्हीं गर्म हुए हाथों का नामा की गर्दन की तरफ हल्का सा बनाया, जिससे वो बेहतियार उसके हिसार में करीब हुई। नू, यहाँ बहुत ठंड है, क्या हम सुबह तक यहीं फंसे रहेंगे? क्या पता ये घर किसका है? मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं, और इस बेड को देखकर मेरा दिल चाह रहा है बस लेट ही पड़ूं, लेकिन क्या पता ये किसने यूज किया है और कैसे कैसे। उफ, मुझे बहुत उलझन हो रही है। नामा की ये सारी परेशानी अभी वो मीसना बिल्कुल दूर करने वाला ना था, लेकिन दिल ही दिल में नामा के हाइजन इशू जानकर खुशी हो रही थी कि उसे एक साफ सुथरी बीवी मिली है। मुझे कोई परेशानी नहीं इस बेड पर सोने में। तुम मुझे बेड समझकर आज की रात सो लेना, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगा। उन्होंने वही हाथ नामा की गालों के साथ जोड़े तो नामा की कपकपाहट कदरे कम हुई पर घबराहट बढ़ गई। नहीं नू, मैं बहुत बारी हूँ,
भले दुबली पतली लगती हो पर आपका ऐसे दम नहीं घोट सकती पूरी रात। उफ, मुझे हमारा रूम याद आ रहा है बहुत ज्यादा। नामागत की नजरें घुमाकर दिल सा दुखा कि इसने ऐसी तूफानी रात नहीं सोची थी। ऐसी अंधेरी जगह से बिल्कुल पसंद नहीं थी और नो चाहता था ऐसी ही जगह वो अपनी जिंदगी की सबसे रोशन शब बसर करे, ताकि नामा की इन तारीकियों से दोस्ती हो कि ये कुदरत के बनाए शाहकार रोमान परवर लम्ब से भरपूर है, बस परखने का हुनर दरकार है। मेरा दम नहीं घुटेगा, तुम बस आज अपनी फिक्र कर लेना। नो की शर्ट पर यहाँ पहुंचने तक काफी बारिश गिरी थी, जिस सबब वो गीली थी। नामा की भी जर्सी स्टफ वाली शर्ट भीगी थी। तभी नो ने पहले अपनी शर्ट के बटन खोलते इसे खुद से अलग करे कुर्सी की तरफ उछाला। वो ब्लैक मैन टैंक टॉप और ब्लैक पैंट में था, जबकि जमीन पर कालीन होने के सबब नो ने अपने शूज भी बैठकर उतारे और मोजे भी, और जाकर जब पैर धोकर आया तो इस बड़े से ड्रम का पानी गर्म करने के लिए गीजर भी ऑन कराया। फिर वो नामा की तरफ देखे, बाहर निकलते उसके करीब आया, जो विंडो हल्की सी खोले, बारिश की शिद्दत का जायजा लिए अपने चेहरे और शर्ट को और गीला कर बैठी। इस शर्ट को उतार दो, ये गीली है। नो की पुकार पर नामा घबरा कर पलटी। इसने ब्राउन शर्ट के नीचे इनर टैंक टॉप पहन रखी थी, तो अगर वो शर्ट उतार भी देती तो बस उसकी बाजू ही दिखाई देती। लेकिन नामा का न जाने क्यों इस पर भी दम सा घुटा। पर मुझे ठंड लग रही है, पहले ही नामा ने नफी की। इसे उतारोगी तो नहीं लगेगी, उन्होंने हल पेश किया। जबकि नामा ने जब शर्ट छूकर देखी तो वो वाकई नम थी। तभी नामा ने अपनी शर्ट के बटन खोलते नू को देखा। इधर देखे उधर देखे, वो हाथ रोके मुंह बनाए घूरी, तो उन्होंने मुस्कुरा कर जरा चेहरा साइड किया, जिस पर नामा ने अपनी शर्ट उतार कर नू की शर्ट के साथ रखे अपनी फुल टैंक टॉप का डीप गला ऊपर को खींचा और बाल खोले अच्छा से फैलाए। नूह ने नजरें वापस फेरी तो नामा की कुछ ज्यादा अच्छे से दिखाई देते फिगर को देखकर नूह के होश से उड़े। वो सच में तराशी हुई मूरत थी, जिसका एक एक अंग सराहने लायक हो। नूह ने अपनी बेशर्म नजरों को बरवक्त संभालते जैसे ही आगे बढ़कर अपने हाथ उसकी बरहना बाजुओं पर ऊपर से नीचे फेरे, नामा के अंदर तक सर्द लहर उतरी, क्योंकि नूह के हाथ भी अब बर्फ हो रहे थे। अब अच्छा लग रहा है, वो नामा की बाजुओं पर हाथ फेरते ही सरगोशी में बोला, तो नामा घबराया सा मुस्कुराई। जरूर लगता अगर आपके हाथ अभी भी गर्म होते। आप करंट लगा रहे हैं मुझे नो। वो बेचारगी से मिनमिनाई तो नूर समेत खुद भी मुस्कुराई। मतलब मैं रुक जाऊं? उसकी एकदम संजीदगी पर खुद भी बदहवास हुई। मैंने अब ऐसा भी नहीं कहा। नामा ने उसकी हिजल आंखों में देखते एक आंखों और लफ्जों से पहल की, और नू के हाथ उसकी बाजुओं की गिर जकड़े और इसने नामा को अपने करीब किया। दोनों इस वक्त में दम साध लेते महसूस हुए। फिर इस वक्त दोनों ब्लैक टैंक टॉप और ब्लैक ही पैंट पहने एक दूसरे के ट्वेनी ही लग रहे थे। हाँ, नामा की ब्लैक पैंट थोड़ी प्लाजो टाइप थी, तो वो बांकी और लंबी लगती नू के बराबर पहुंच रही थी। ड्रेस परफेक्ट नहीं था, याद है ना आपको? बहुत भारी था। आपने एक घंटा लगाकर इसे मेरे लिए परफेक्ट बनाया। वो नू के मजीद करीब आने से पहले ही हाथ उसके होंठों पर जमाए एहतजाज कर उठी। लेकिन बात खुले या तंग होने की हुई थी, वो तो नहीं था। उन्होंने उसका हाथ हटाकर हथेली दीवानगी से चूमते नामा पर असूल वाजिया किए। लेकिन मैंने परफेक्ट वाली बात समझी थी। नो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। नामन ने नजरें से झुकाई, यानी वो नो की कुर्बत अभी नहीं चाहती थी। तभी नो ने फासला समेट लिया। तुम बहुत तड़पा रही हो मुझे नामा। हर बाहर आओ, मैंने आग जलाई है, तुम्हें अच्छा लगेगा। चाय का सामान भी है, तुम्हें तुर्किश चाय पिलाता हूँ। सर्दी क्या, उसके अब्बा अम्मा भी भाग जाएंगे। नामा की घबराहट देखे वो इससे बाजू के हाले में ही बड़े बाहर लाया, तो अब हल्की सी रोशनी में बाहर की खूबसूरती भी नामा ने देखकर स्माइल दी। यहाँ भी खूबसूरत से जमीनी गद्दे थे, छोटे छोटे दाएं तरफ पौधों के गमले थे जिनमें मौसमी फूल खिला था। यहाँ से नामा को शक सा हुआ कि कहीं ये जगह नोकी ना हो। फूलों की अलग अलग किस्में उगी थी और नामा ने ये सब फूल दुगान विला में भी देख रखे थे। यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठो। नू ने इसे जलते आतिशदां के करीब ही रखी नरम सी कुर्सी पर बिठाया और खुद वो नीचे दो जानों बैठे, चाय की केतली को उठाकर आतिशदान में लगी लकड़ियों पर रखे। जब नामा की तरफ पलटा तो वो इसे ही मोहब्बत से देख रही थी। फौरन नजरें चुरा गई। जी जनाब, तो मुझे पता है यहाँ पे एपिसोड ख़त्म नहीं करनी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गई है आज। अभी ये 3 बज रहे हैं जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ,
اور ابھی میں نے اس کو ٹیکسٹ اس کا ایڈجسٹ کرنا ہے، اس کا ساؤنڈ ایڈجسٹ کرنا ہے، تو یہ 5 بج جائیں گے۔ اگر میں اس کو مزید لمبا کرتی ہوں تو یہ تو رات 7 تک چلی جائے گی۔ دن بہت چھوٹے ہو گئے ہیں اور میں بہت لمبی ایپیسوڈ نہیں دے پاتی، میرے گھر میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے نیکسٹ جو اسپیشل گولڈن والی اصل ایپیسوڈ ہوگی وہ آپ کو کل ملے گی۔ تو یقیناً آپ لوگوں کو آج کی فل پیکج ہی تھی، کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ یہ کچھ کمی تھی اس میں، تو اس کو انجوائے کریں۔ کل ملتے ہیں ہم گولڈن ایپیسوڈ کے ساتھ، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اب میں جلدی جلدی اس کا کام ختم کر کے آپ تک اس کو پہنچاتی ہوں، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگلی ایپیسوڈ کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا اور سمجھا کریں، کیونکہ اب سردیاں ہیں اور ٹائم بہت کم ہے اور نیند بھی بہت زیادہ آتی ہے۔ اللہ حافظ۔